इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने हम इस YouTube चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का दोस्तों MCQ, जो कि अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन, इससे जो रिलेटेड हैं दोस्तों, सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी जो है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे दोस्तों, उनको हमने इस PDF में तैयार किया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है अध्याय 3 जल संसाधन का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में जो है तो तर्क नहीं है। तर्क का मतलब है दोस्तों विचार, ठीक है। और बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है दोस्तों ऐसी योजनाएं जो है तो एक के साथ अनेक उद्देश्यों को जो है तो पूरा करती हैं, वही है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, बांध बनाया गया था केवल और केवल जो है तो बिजली बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बिजली जहाँ बनती है वहाँ पे पानी का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए जो है तो बिजली बनाने के लिए बांध को वहाँ पे बनाया गया था, लेकिन वह बाढ़ को भी नियंत्रित कर देता है। बांध बन गया तो बाढ़ भी नियंत्रित हो गई और उसमें से जो एक्स्ट्रास पानी होता है उसको नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचा करके कृषि फसलों को उगाने में भी मदद मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, ठीक है। सड़कें है ना, ये भी जो है तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा तर्क है, कौन सा ऐसा विचार है जो परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में जो नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में पानी लाती हैं जो पानी की कमी से पीड़ित हैं, ये भी जो है तो सही है ना, ये लाती हैं, ठीक है। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल प्रवाह को विनियमित बाढ़ को नियंत्रित करती हैं, तो ये भी बात सही है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो बाढ़ को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका का नुकसान होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है तो गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन बहुउद्देशीय निजी परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है, तो कौन सा वाला नहीं है, ये C नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये C नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये जो है तो नदी परियोजनाओं के पक्ष में तर्क सही नहीं है। बाकी ये जो चौथा नंबर D नंबर ऑप्शन है ये भी सही है कि मतलब जो है तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तर्क में है, लेकिन जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष के तर्क में नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ C नंबर ऑप्शन, इसलिए इसका C नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है दोस्तों कि वो कौन सा ताजे जल का स्रोत नहीं है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें। ग्लेशियर का मतलब होता है दोस्तों बर्फ का ऐसा टुकड़ा जो मतलब जो है तो कई वर्षों से पिघला नहीं है, वही जो है तो ग्लेशियर होता है, ठीक है। और बर्फ की चादरें भूजल, सतही अपवाह, महासागर, ये जो है तो इनमें से ताजे पानी का स्रोत नहीं है। तो ताजे पानी का स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसका जो D नंबर ऑप्शन है दोस्तों महासागर, ये जो है तो ताजे पानी का स्रोत नहीं है। महासागर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं उसी को महासागर कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि नदियों का जो संगम स्थल होता है उस वही जो है तो महासागर कहलाता है। और नदियाँ अपने साथ विभिन्न प्रकार के कूड़ा कचरा, है ना, क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, उसके रास्ते में जो भी आता है उसको काट छांट करके वो ला करके और जहाँ पे उनका संगम स्थल होता है वहीं पे लाकर जमा कर देती हैं, है ना। तो वही महासागर कहला गया। तो वो जो कचरा वगैरह लेकर आती है ना, उसकी वजह से वह पानी जो है तो क्या है, शुद्ध पानी नहीं होता है, पीने योग्य पानी नहीं होता है, ताज़ा पानी वह नहीं होता है, वह जो है तो प्रदूषित पानी होता है। इसीलिए महासागर का जो जल होता है वो हमेशा खारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कि फल्कन मार्क्स के अनुसार जल तनाव तब होता है जब, इसमें 4 ऑप्शन है, पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मतलब कि प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जो है तो 1000 क्यूबिक मीटर से कम होती है, ठीक है। दूसरा है पानी की कोई कमी नहीं है। तीसरा है बाढ़ है। चौथा है पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से अधिक है, ठीक है। तो इसका जो है A नंबर ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, यानी कि जो है तो पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है तो 1000 क्यूबिक मीटर से कम होती है, ठीक है। ये जो है
तो ऐसा फाल्कन मार्क्स कहते थे। ठीक है कि पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति जल प्रतिदिन जो है तो 1000 क्यूबिक मीटर से कम होती है। ठीक है, अगला दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है। मतलब बढ़ती आबादी बढ़ रही है, तो दूसरा है पानी की अधिकता वाली फसल का बढ़ना, तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, चौथा है खेतों में व्यक्तिगत कुआं और ट्यूबवेल, और चौथा है जल संचय तकनीक एवं उद्योग तथा छत के ऊपर संचय प्रणाली। ठीक है, तो जो है तो इसका जो है तो ई और जो है तो जी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मतलब जल संचय तकनीकी और जल के ऊपर संचय प्रणाली। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, छत के ऊपर ही जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था, और जल संचय तकनीकी यानी कि जो है तो कुएँ या कुएँ में या कि जो है तो फिर टैंक वगैरह बना करके और भूमि में जो है तो जल को क्या कर लेना, बांध वगैरह बना करके संचित कर लेना जो है तो जल की कमी का कारण नहीं है। क्योंकि अगर हम जल को संचित कर रहे हैं तो जल हमें कम होगा कहाँ से, है ना। चाहे हम उसको छत के ऊपर करें या किसी टैंक में करें या किसी बांध में मेड़ बनाकर जो है तो हम जल को संग्रहित करें या संचय करें, तो वो जल की कमी का कारण नहीं है। आबादी बढ़ रही है इसलिए जल की कमी का कारण है। ठीक है, और पानी की अधिकता वाली फसल भी जो है, पानी जैसे 5 पानी की कोई फसल है ना, तो उसके लिए जो है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सिंचाई की सुविधा का अगर विस्तार कर दिया जाए, है ना, खेतों में कुएँ ट्यूबवेल का भी प्रयोग कर दिया जाए, तो ये भी जल की कमी का जो है तो कारण नहीं है। जल की कमी का कारण केवल जो नहीं है वो है जल संचय तकनीकी और छत के ऊपर संचय प्रणाली। ठीक है, बाकी सारे जल की कमी का कारण है। ये कुएँ ट्यूबवेल हो गए तो भी जल की कमी का कारण है, क्योंकि कुएँ और ट्यूबवेल से जल निकाल करके खेतों में सींच लिया जाता है, जिससे जल कम हो जाता है। सिंचाई सुविधा का विस्तार कर दिया गया, पहले 1 किलोमीटर नहर गई थी, अब 10 किलोमीटर नहर कर दिया गया, जिसकी वजह से पानी कम हो जाता है। पानी की अधिकता वाली फसल का बढ़ना, पहले 1-2 पानी की फसलें उगाते थे, अब 5 पानी की फसलें उगा रहे हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा पानी खपत होता है। बढ़ती हुई आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण जो है तो जल कमी पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा था कि पानी की कमी का कारण नहीं है, तो यही है दोस्तों। ठीक है, ई नंबर और जी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है, भाखड़ा नागल नदी परियोजना जो है वह किस नदी पर बनाई गई है। हमारे 4 ऑप्शन हैं, सतलुज नदी, रावी और चिनाब नदी, और गंगा तथा सोन नदी। ठीक है, तो कहाँ पे जो है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। जो भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों, वह जो है तो किस नदी पर बनाया गया है, तो वह जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलुज व्यास नदी पर जो है तो बनाया गया है भाखड़ नागल बांध। ठीक है, अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध इसमें 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, मंजीरा, मानस और महानदी। ठीक है, तो कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जा रहा है, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है, महानदी पर बना है। बांध जो है तो आर्थिक रूप से जो है तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि बांध बिजली बनाने के काम में आते हैं, और बांधों में हम बांध जो है तो बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, और बांधों से ही हमें जब जल की कमी होती है उसकी पूर्ति की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना के पानी का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। ठीक है, जो भाखड़ा नागल परियोजना है, बांध है, उसके पानी का उपयोग किस लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, जल विद्युत और सिंचाई के लिए, जल विद्युत बनाने के लिए और सिंचाई के लिए, दूसरा है मछली पालन के लिए व नेविगेशन के लिए, और जो है तो हमारा तीसरा जो है औद्योगिक उपयोग के लिए, और चौथा है बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, जो है तो ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, मतलब जो है मुख्य रूप से जो भाखड़ा नागल बांध है उसके पानी का उपयोग जो है तो बिजली बनाने के लिए और सिंचाई करने के लिए ही किया जाता है मुख्य रूप से। बाकी और भी ये सारी चीज़ की जाती हैं, लेकिन मुख्य कार्य यही है, जल विद्युत बनाना और सिंचाई करवाना। ठीक है, अगला है पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनलों को कहा जाता है। पश्चिमी जो है तो हिमालय में जो डायवर्जन चैनल देखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, गोला या कुल्स, खाड़ीन, जोहर और रिचार्ज पिट। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें, इसका जो है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उन चैनलों को क्या कहते हैं, गोलिया कुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलिया कुल्स कहते हैं, जो पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल हैं। ठीक है,
गुल और कुल जो है तो ऐसे चैनल हैं जो पश्चिमी हिमालय में देखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिन कृषि क्षेत्रों का उपयोग वर्षा आधारित भंडारण सूचनाओं के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, किस लिए किया जाता है, भंडारित सूचनाओं के रूप में। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है कुल्स, खाड़िन जोहद, रिचर्ड पिट्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो है तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही हो जाएगा। खाड़िन और जोहद यह जो है तो कृषि क्षेत्रों का उपयोग, जो इन कृषि क्षेत्र का उपयोग वर्षा आधारित भंडारण सूचनाओं के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए राजस्थान में देखे जाने वाले भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है टांका, खाड़िन, तालाब और कुल्स। तो क्या कहते हैं, इसका जो है तो दोस्तों जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका, जो कि वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं इस टांका में। ठीक है, ताकि जब भी हमें पानी की कमी हो, है ना, तो इसी टैंक से उस पानी की पूर्ति की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है। ठीक है, तो कहाँ पे पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे कहाँ पे पानी जो है तो उपलब्ध है, कम मात्रा में, प्रचुर यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पानी उपलब्ध है। कहाँ पे, छत पर जल संचय, नंबर 1 ऑप्शन। दूसरा है बारहमासी राजस्थान नहर। तीसरा है टंकाओं का निर्माण और जो है तो चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर ऑप्शन, इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बारहमासी राजस्थान नहर। यहाँ पे जो है तो प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों व्यवस्था, प्रचलित है मतलब जो वहाँ परंपरा है उसके माध्यम से सींचने की। ठीक है, तो प्रणाली प्रचलित है कहाँ पे, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और मध्य प्रदेश। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका जो बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में जो है तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। सिंचाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बांस ड्रिप का। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र राज्य जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया है वो कौन सा है। पहला है जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु ने ये कहा है कि सब लोग अपने अपने घरों की जो छत हैं वहाँ पे जल को एकत्रित करिए और उसके बाद वह जल को नीचे भूमि में टैंक बना करके ले जाकर उसी में संग्रहित कर दीजिए, ताकि जब भी हमें जल की समस्या या जल की कमी दिखाई दे हम उस जल से उस समस्या को, उस कमी को पूरा कर सकें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल को समृद्धि होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। ठीक है, वो कौन सा है, गारी है, काजा है, ठीक है, और गोदाथुर है और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर ऑप्शन, इसका जो सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाता है, गेंदाथुर। यह एक ऐसा गांव था दोस्तों जिसने वर्षा के जल को समृद्धि होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है कि जो है तो दुर्लभ, जब हमें जल की कमी होगी तब हम इस जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है सिंचाई से फसल पैटर्न बदल जाता है, दूसरा है पानी की अधिकता वाली फसलें शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तीसरा है मिट्टी की लवणीकरण, चौथा है फसल की उपज बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाता है। ठीक है, फसल की उपज बढ़ जाती है, किससे बढ़ जाती है, तो सिंचाई के प्रतिकूल प्रभाव जो है तो सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है ये वाला, फसल की उपज बढ़ती है। ठीक है, ये जो है तो प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल का मतलब है दोस्तों कि उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंचाई से फसल की उपज घटनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका जो है तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, प्रतिकूल का प्रभाव का मतलब यह है कि सिंचाई करें तो हमारी फसल की कमी हो जाए, फसल उत्पादन में कमी आए, लेकिन फसल उत्पादन की कमी नहीं आती है, सिंचाई करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए जो है तो हमारा जो ये डी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाता है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, कहाँ पे, फसल की उत्पादन के बढ़ाने में। ठीक है,
अगला हमारा जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, नवधान्य और चिपको आंदोलन। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर ऑप्शन सी और डी जो है वो सही हो जाते हैं। ठीक है, सी और डी ये दोनों जो है तो सही हो जाते हैं। ठीक है, जो है तो टेहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन ये दोनों ही सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, अगला है भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो भोपाल झील का जो निर्माण है उसके लिए 4 ऑप्शन है, 7वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी और 13वीं सदी। तो कौन सी सदी में हुआ था भोपाल झील का निर्माण, वो जो है तो 11वीं सदी में हुआ था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। 11वीं सदी में भोपाल झील का निर्माण कब हुआ था, 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, दामोदर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महानदी। किसे कहा जाता है बंगाल का शोक, इसका जो ए नंबर है दोस्तों ऑप्शन दामोदर नदी, इसको जो है तो बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में जब यह नदी आती है तो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक रूप धारण करती है और पूरे बंगाल में पानी ही पानी कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जितनी भी सारी फसलें थी वो सब के सब नष्ट हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों का जो घर है ना, वह भी इसी के चपेट में आकर के और कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, इसीलिए बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, क्योंकि जब यह नदी बंगाल में आती है तो पूरा वहाँ पे शोक मातम में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के संबंध में खादिम और जोहद किस राज्य से संबंधित हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो है तो कौन सा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जल संरक्षण के संबंध में खादिम और जोहद से संबंधित है। ठीक है, जल संरक्षण के संबंध में सबसे ज़्यादा जल का संरक्षण कौन करता है, राजस्थान कर रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी किसे कहा जाता है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, भूमिगत जल, वर्षा जल, समुद्री जल, नाले का पानी। ठीक है, तो कौन कहा जाएगा पालर पानी दोस्तों, पालर पानी है तो कहा जाएगा जो है तो भूमिगत जल, क्योंकि वह जो है तो फिल्टर होके आता है भूमिगत जल। दोस्तों पूरे संसार में विश्व में जो लोग पीने के पानी का यूज करते हैं वो सारा का सारा पानी जो है तो भूमिगत जल से ही प्राप्त करते हैं, और भूमिगत जो जल है वो हमको बारिश होने के बाद मिलता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो भूमि के नीचे वाला जो जल है वो हमको नहीं मिल पाएगा, मतलब पीने वाला जो पानी है वो हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने के बाद वर्षा वाला जल ही तो वहाँ पे दरारों और सुराखों के माध्यम से जो है तो भूमि के नीचे सोख कर जाता है, और फिर वही दरारों में घूमता रहता है, और फिर उसको हम लोग कुएं या ट्यूबवेल के माध्यम से उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पालर पानी भूमिगत जल को ही कहते हैं। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सतलुज नदी, महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। किस नदी पर बना है, तो हीराकुंड जो बांध है दोस्तों उसका जो है तो बी नंबर ऑप्शन महानदी पर। ठीक है, महानदी पर जो है तो बना हुआ है। ठीक है, महानदी पर जो है तो हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध इसमें 4 ऑप्शन है, चंबल, नर्मदा, बेतवा और गोदावरी। तो कहाँ पे बना हुआ है, बी नंबर ऑप्शन नर्मदा नदी पर जो है तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जिसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई ही नहीं गई हैं। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन है, सतलुज नदी, महानदी, नर्मदा नदी और यमुना नदी। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाता है। यमुना नदी एक ऐसी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों ऐसी परियोजनाएं जो एक उद्देश्य के साथ साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती हों, वही हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे दोस्तों वो सब के सब हम
आपको बता दिए हैं, इसलिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से MCQs वाले आएंगे दोस्तों, वो सारे के सारे आपसे अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।